Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty और ये है मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती है. लर्नर्स इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें. ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. फॉर एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. तो लर्नर्स आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इन्वायरमेंट यूनिट से रिलेटेड जो कि रीनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इधर रिसेंटली देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ शिफ्ट्स में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है. तो आज एक क्विक रिवीजन करेंगे इन टॉपिक्स का. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जो हम रिवाइज करेंगे वो टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का. तो जैसा कि आप जानते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, ये ओजोन लेयर को बचाने की बात करता है. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब भी आप याद करेंगे या रिवाइज करेंगे तो इनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो डेट है इसकी 1987, यानी जब इसका गठन, इसको फाइनलाइज किया गया था. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फाइनलाइज किया गया था 1987 में. और एक ये ग्लोबल अग्रीमेंट है, यानी वैश्विक लेवल पे इसे अग्री किया गया था कि हम अपने स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को, यानी कि गुड ओजोन को प्रोटेक्ट करेंगे. अभी रिसेंटली गुड ओजोन और बैड ओजोन पे भी क्वेश्चन आया है. तो ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होता है, जो नेचुरली प्रेजेंट रहता है, वो गुड ओजोन होता है. क्योंकि हमने देखा था कि धीरे धीरे ये ओजोन की जो परत है वो पतली होती जा रही है, वो डैमेज होती जा रही है. और इसको डैमेज करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो गैसेस हैं, उनको हम कहते हैं ओडीएस, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. अब ये जो ओडीएसेस हैं, ये ज्यादातर क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोन्स, हैलोकार्बन्स, इस तरह की चीजों से निकल के आते हैं, जिनका ज्यादातर कंजम्पशन जो है वो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री या फिर एयर कूलिंग, एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में किया जाता है. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इस बारे में बात की गई थी कि हम इस स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को बचाएंगे, और ये तभी संभव हो पाएगा जब 100 ऐसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जिनको उन्होंने लिस्ट किया था, इन सबका हम धीरे धीरे प्रोडक्शन और कंजम्पशन कम करेंगे. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर अभी तक की कहा जाए तो काफी एक इनोवेटिव और सक्सेसफुल ट्रीटी मानी गई है. और वन सच ट्रीटी जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला. अब रेटिफिकेशन क्या होता है? कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी का जब गठन होता है तो पहले उसे साइन किया जाता है, अग्री किया जाता है, साइन किया जाता है, और फाइनल स्टेज होता है रेटिफिकेशन. रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं. तो ये एकमात्र ऐसी ट्रीटी थी जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला था. यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसे रेटिफाई कर दिया था 1988 में. आपको याद रखना है 87 में इसका गठन हुआ था, 88 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को यूनाइटेड स्टेट्स ने रेटिफाई कर दिया था. जबकि ज्यादातर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ट्रीटीज होती है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का हमेशा जो रुख रहता है वो थोड़ा नेगेटिव टाइप में रहता है. और इसने सारे अमेंडमेंट्स को भी ज्वाइन कर लिया था, तो बहुत सारे आने वाले समय में बदलाव भी हुए थे, तो उस पर भी इनकी मुहर लगी थी. 2016 में जितनी भी हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पार्टीज थी, उन्होंने एक अमेंडमेंट को अडेप्ट किया था जिसका नाम था किगाली अमेंडमेंट. और ये था इनका 8th अमेंडमेंट. आपको याद रखना है किगाली अमेंडमेंट जो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 8वां अमेंडमेंट था, और ये 2016 में किया गया था. और यहाँ पे एक पर्टिकुलर गैस को फेज डाउन करने की बात की गई थी, और इसका नाम है HFC. तो आपको ऑर्डर में याद रखना है कि शुरुआती तौर पे जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का गठन हुआ था तो हमने CFC को हटाने की बात की थी, उसके बाद HCFC, और फाइनली किगाली में हमने HFC को फेज आउट करने की बात की थी. तो इसको स्टेजेस में आपको याद रखना है. अब ये HFC क्या है? HFC जो है ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को डैमेज नहीं करते हैं, मगर ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है. तो कई बार ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है. तो आपको याद रखना है कि HFC जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की श्रृंखला में आते हैं. और इसे बेसिकली इसलिए भी हटाया गया था क्योंकि अगर हम इसका यूज इन दोनों के बदले में करते रहें तो हो सकता है हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को बचा लेंगे, मगर हमारा जो तापमान है, अर्थ का जो तापमान है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो इस वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली अमेंडमेंट में HFCs को हटाने की बात कही गई थी. इस बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, हमारे यूजीसी नेट दिसंबर बैच की क्लासेस फाउंडेशन बैच की लाइव जा रही हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के साथ, जिसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्ट्रक्चर, स्टडी मटेरियल और ये जो नया पैटर्न है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंगली हम आपकी क्लासेस करा रहे हैं. साथ ही साथ आपको स्पेशल मेंटरशिप भी मिलेगी PhD एडमिशन के लिए. तो गेट योर सेल्फ एनरोल्ड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो आपने अच्छे से याद रखना है वो है क्योटो प्रोटोकॉल.
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहां बात करता है ओजोन लेयर को बचाने की, वहीं क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसका पूरा पूरा फोकस है ग्रीन हाउस गैसेस पे। तो ग्रीन हाउस गैसेस से जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग या हमारे अर्थ का तापमान जो बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 में अडॉप्ट किया गया था। जबकि इसको फोर्स में आने में काफी समय लग गया था, क्योंकि इसका जो प्रोसेस था काफी लंबा चौड़ा था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था। तो 2005 16 फरवरी को ये फोर्स में क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आया था। यहाँ अभी 192 पार्टीज हैं जो कि क्योटो प्रोटोकॉल की मेंबर है, और ये सारी चीजें यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत होती है। तो यूएनएफ ट्रिपल सी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका गठन 1992 के अर्थ समिट या रियो समिट के दौरान हुआ था। इसके बाद होने वाली जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं वो इसके अंतर्गत फंक्शन करती है। सो क्योटो प्रोटोकॉल भी इसके अंतर्गत आती है। और ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो है वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को बहुत हद तक पिनलाइज करता है। जितनी भी ईआईटीज हैं, यानी कि इकोनॉमीज इन ट्रांजिट, यानी ऐसी कंट्रीज जो कि अभी डेवलप कर रही है, आने वाले समय में वो डेवलप्ड हो जाएंगी या इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाएंगी, इन पे लिमिट करता है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम कीजिए और बाकी कंट्रीज की भी मदद कीजिए। तो बेसिकली ये इस कन्वेंशन की अगर हम बात करें, तो क्योटो प्रोटोकॉल काफी उस तरह से बिहेव करते हैं जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ बहुत स्ट्रिक्टली ये लोग बिहेव करते हैं कि आप अपना भी ग्रीन हाउस गैसेस कम कीजिए और साथ में दूसरी जो पुअर कंट्रीज हैं उनकी भी मदद कीजिए। सो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इस सिद्धांत पे, इस प्रोविजन पे बेस्ड है कि जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एनेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सारी कंट्रीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है, कुछ ईआईटीज है, दैट इज इकोनॉमीज इन ट्रांजिट, और कुछ नॉन बाइंडिंग टारगेट्स है, यानी जिनका दूध भात है। तो यहाँ पे सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको कैसे मिलके अपना अपना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करना है। मगर एक बात जो क्योटो प्रोटोकॉल को लेके काफी परेशान करने वाली थी कि ये लीगली बाइंडिंग था, और जितने भी कंट्रीज थी, जो ग्रोइंग कंट्रीज थी, उन पे उन्होंने काफी हैवी पेनाल्टी डाली हुई थी। और इस पेनाल्टी से बचने के लिए कार्बन ट्रेडिंग का कंसेप्ट लाया गया था। साथ ही साथ जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से भी क्योटो प्रोटोकॉल जो है, जितनी कंट्रीज है इसके अंतर्गत, वो अपने इमिशन टारगेट्स को कंट्रोल में करने की बात करते हैं। इनका जो एनेक्स बी है, क्योटो प्रोटोकॉल की जो एनेक्स बी है, उसके अंतर्गत 37 ऐसी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आती हैं और ईआईटीज आती है जिनके ऊपर काफी हेवी बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स लगे हुए हैं। तो इसको आपने याद रखना है कि 37 ऐसी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज और ईआईटीज जो है, इकोनॉमीज इन ट्रांजिट, और जिसमें ईयू भी आता है, उसके अंतर्गत ये इनको कैटेगराइज किया गया है एनेक्स बी के अंतर्गत। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पूरे पूरे एमिशन टारगेट को रिड्यूस करने की बात करती हैं, और इन्होंने अपना जो लेवल रखा हुआ है प्री इंडस्ट्रियल लेवल, वो 1990 के आसपास का रखा हुआ है। अगेन क्योटो प्रोटोकॉल दो कमिटमेंट पीरियड पे काम करता है। जो पहला कमिटमेंट पीरियड है 5 ईयर का, वो 2008 से 2012 का है, और जो दूसरा कमिटमेंट पीरियड है वो 2013 से लेकर 2020 तक का है। तो आपको ये दोनों ही ड्यूरेशन को अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आप लोग समझ लेंगे, वो है पोल्यूशन से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक कंसेप्ट है ट्रैप। ट्रैप होता है ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन। तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी ह्यूमन एक्टिविटीज का रिजल्ट से बने हैं। दैट मीन्स उसमें आ गया आपका जीएलओ, ग्राउंड लेवल ओजोन। साथ ही साथ बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ कार्बन आ जाते हैं, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स आ जाते हैं, सल्फर ऑक्साइड्स आ जाते हैं, वीओसीज आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और पर्टिकुलेट मैटर। इन सब का जो ग्रुप है, इनको हम ट्रैप कहते हैं, यानी कि ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन। अब इसमें एक और कैटेगरी है जिसको हम नॉक्शियस गैस कहते हैं। नॉक्शियस गैस में आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो ये ऐसी गैसेस हैं, नॉक्शियस गैसेस, जो कि ज्यादातर ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी व्हीकल के एमिशन से निकल के आती है, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जैसा आप जानते हैं कि सल्फर हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी निकलता है। तो याद रखना ये चारों गैसेस जो कि नॉक्शियस में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड। साथ ही साथ वीओसी जो है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, वो बहुत आसानी से वेपोराइज कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इसी के लिए इनको वॉलेटाइल कहा जाता है। इसी के कंपैरिजन में एक और सेट ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम पीओपी कहते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि
या ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक या पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कहते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक पर्सिस्ट करते हैं। तो दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। साथ ही साथ आपने कुछ और टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है। अभी वाटर पोल्यूशन पे काफ़ी सारे डिजीज़ेज़ के नाम आ रहे हैं, उसे एक बार देख लीजिएगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन-कौन सी गैसेज़ का रोल होता है, कार्बन एमिशन और ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया उसके साथ एसोसिएटेड है। रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के डिफरेंसेस और नॉइज पोल्यूशन, ज्यादातर अभी क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। सो प्लीज प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स thoroughly and don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do watch all the sessions as they are very important for your upcoming exams. All the best.